Hello everyone. I'm Sheeta Sharma, your biology tutor. In this video, we are going to study fertilization topic. तो fertilization first of all होता क्या है? The fusion of male and female gamete is called fertilization. और फर्टिलाइजेशन से पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने menstrual cycle, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जो है अगर अवेलेबल है, अगर स्पर्म इज़ अवेलेबल इन द यूट्रस पार्ट तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन जो है इसमें होगा क्या, जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, इसका न्यूक्लियस और जो ओवम है उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे बेसिकली। और यूजुअली इसका जो लोकेशन है ये होता कहाँ पे है, ये एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन जो है यूट्रस पार्ट का, जिसे हम यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है, एम्प्यूला पार्ट, वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले थे जॉर्ज न्यूपोर्ट, और इनका जो मैकेनिज़्म था उन्हें डिस्कवर किया था ऑस्कर हार्टविक ने इन 1876। सो गाइज, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली इसमें सर्टन स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, तो जिन्हें हम वन बाय वन जो है कवर अप करेंगे, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अराइवल ऑफ ओवम। तो सबसे पहले जब ओवुलेटरी फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो ओवरी जो है अंडर द प्रेशर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो ओवम को रिलीज़ करेगा, राइट। अब ओवम जो है मैच्योर फॉर्म में नहीं है, वो दैट इज़ इन सेकेंडरी oocyte फॉर्म, जैसे कि आपको ऑलरेडी यूजेनेसिस में हमें ऑलरेडी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वॉच इट। जो हमने गैमेटोजेनेसिस का वीडियो बनाया है उसे ज़रूर वॉच कीजिए, सो दैट आपको पता चले कि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही क्यों बनाया। अभी ये ओवम नहीं बना है, ओके। तो ओवम रिलीज़ होगा ओवरी से इन सेकेंडरी oocyte स्टेट। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रे के थ्रू, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और ओवम जो है ये एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन जो है फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ जाएगा और वहाँ जाके रेस्ट करेगा, वेट करेगा बेसिकली। तो ओवम पहुँच गया, राइट। अब स्पर्म की आने की देरी है, तो अब वो स्पर्म कैसे आएगा वी विल टॉक अबाउट। नेक्स्ट इज़ द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पर्म्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर ड्यूरिंग कोपुलेशन, जिसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स या फिजिकल इंटरकोर्स भी बोलते हैं। तो कोपुलेशन के दौरान जब एक मेल अपने पेनिस के ज़रिए जो स्पर्म्स है फीमेल के वजाइना के अंदर, फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर इंसर्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा, देन दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। और स्पर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं उस इंसेमिनेटिंग मटेरियल के अंदर उसे हम सीमन कहते हैं। और जो सीमन है, सीमन के अंदर बेसिकली कितने स्पर्म्स होते हैं, अबाउट 80 to 100 मिलियन स्पर्म्स पर ml। एंड ये जो लिक्विड जो सीमन प्रोड्यूस होता है यूजुअली 3 to 4 ml तो होता ही है। तो दैट मीन्स 300-400 स्पर्म्स जो हैं एक इजैकुलेशन में प्रेजेंट होंगे। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्वांटिटी इज़ 3 to 4 ml। और जब वजाइना में पास करेंगे तो जो सीमन है वो एक कोगुलम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कोगुलम फॉर्म में, एक क्या बोले आप, जैसे कॉटन होता है ना, तो एक कोगुलम फॉर्म कर लेगा और वहाँ जाके वो डिज़ोल्व कर जाएगा कुछ मिनट्स के बाद, 15 से 30 मिनट के बाद वहाँ जाके डिज़ोल्व कर जाएगा। नेक्स्ट इज़ द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। अब जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म की एबिलिटी है टू मूव प्रॉपरली थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को उन्होंने कवर अप करना है, वजाइना से लेके यूट्रस तक जाना है, फिर फैलोपियन ट्यूब तक जाना है, वहाँ जाके एग होगा उसके पास जाना है, राइट। तो अगर वो मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपरली तो ऑब्वियसली वहाँ तक रीच नहीं कर पाएगा, तो उसको मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होंगे ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सीमन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो ऑर्गेज़म के टाइम पे जो फीमेल रिलीज़ करती है उस हार्मोन के थ्रू भी स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। और जो मोटाइल स्पर्म्स हैं दे रीचेज द एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब वो वहाँ जाके पहुँच गए हैं और वहाँ जाके वो वेट करेंगे। नॉर्मली इस प्रोसेस को 5 से 6 घंटे लगते हैं स्पर्म्स को वजाइना से लेके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। तो कितने स्लो मूवर्स हैं, राइट। तो इनको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में।
तो फोर्थ स्टेप इज़ दी कैपेसिटेशन स्टेज, जिसमें हम जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो इस प्रोसेस में होगा क्या, जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि वो ओवम को जाके फर्टिलाइज कर सके, उसके साथ फ्यूज़ कर सके। तो स्पर्म्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे जब कुछ चेंजेस उनमें अकर करेंगी। वो क्या चेंजेस हैं, जैसे कि सीमन में कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स भी होते हैं। जब ये इनहिबिटरी फैक्टर्स डाइल्यूट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स जो स्पर्म हेड के ऊपर होते हैं, अगर वो भी वॉश आउट हो जाएंगे तो आपका जो स्पर्म्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। इवन जो कैल्शियम है वो एंटर करेगा जब स्पर्म के अंदर, तब भी वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड कैल्शियम की वजह से जो स्पर्म्स है सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर कैपेसिटेशन अब फ्यूजन होगा गैमेट्स का, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं अब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच चुके हैं। अब जो स्पर्म है विच रीचेज द एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अब वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा जो ऑलरेडी उसका वेट कर रही है। और ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कुछ सर्टन चेंजेस होंगी जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप जो है कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या, एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम है एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, राइट। तो ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन होती क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, जो ओवम में प्रेजेंट होता है। किसमें, ओवम में। और जो स्पर्म हेड है, जो स्पर्म का जो हेड है वहाँ पे एक एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट रहता है। तो ओवम के पास क्या है, फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन। अब ये जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक है। स्पीशीज़ स्पेसिफिक से मतलब ये है कि जो ओवम है वो भी ह्यूमंस का ही होना चाहिए और जो स्पर्म है वो भी ह्यूमंस का ही होना चाहिए। स्पीशीज़ से मतलब ये है। तो दे आर स्पीशीज़ स्पेसिफिक प्रोसेस, और इसी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है एक स्पीशीज़ स्पेसिफिक फिनोमिना बन जाता है। और मैन में जो फर्टिलाइजन होता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर वो होता है हाइलुरोनिक एसिड, और जो ह्यूमन मेल्स हैं उनके पास जो एंटी फर्टिलाइजन होता है वो होता है हाइलुरोनिडेज हार्मोन, ठीक है। तो दिस इज़ दी फर्टिलाइजन, दिस इज़ दी एंटी फर्टिलाइजन। तो ये रिएक्शन होगा, राइट। उसके बाद जब एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन हो गई तो जो एक्रोसोमल कैप है जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक्रोसोमल कैप। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाएगा, एक्रोसोम किससे बना होता है। एक्रोसोम इज़ मेड ऑफ गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी अपरेटस। तो जो एक्रोसोमल कैप है वो रप्चर करेगी, टूटेगी, और वो क्या रिलीज़ करेगी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिन्हें स्पर्म लाइजेंस भी बोलते हैं। लाइजेंस होते हैं जो ब्रेक करने वाले या डिज़ोल्व करने वाले, राइट। तो स्पर्म लाइजेंस को रिलीज़ करेंगे ओवम की सरफेस के ऊपर। और जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने डायग्राम में दिखाया था, ओवम के आगे पीछे लेयर्स होती हैं, जोना पेलुसिडा होता है, राइट, कोरोना रेडिएटा इज़ देयर। तो जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो तो काफ़ी सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो उन लेयर्स को कौन तोड़ता हुआ अंदर जाएगा, वो है स्पर्म लाइजेंस, राइट। तो ये जो स्पर्म लाइजेंस हैं, ये देखिए डायग्राम में, सी दिस। तो ये लेयर बनाई है, दिस इज़ दी जोना पेलुसिडा लेयर। इसको आप कवर करेंगे पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। हमने ये हाफ लेके चले हैं। दिस इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आ जाएंगी कोरोना रेडिएटा की लेयर्स। तो ये है आपका स्पर्म, और स्पर्म का जब एक्रोसोम टूटा उसने स्पर्म लाइजेंस रिलीज़ किए। ये स्पर्म लाइजेंस कोरोना रेडिएटा को तोड़ता हुआ अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो जो स्पर्म लाइजेंस हैं अब वो क्या करेंगे, वो जो ओवम की लेयर्स हैं, सरफेस लेयर्स, उनको डाइजेस्ट करना, उनको खाना शुरू कर देंगे, ब्रेक करना शुरू कर देंगे, और एक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा, एक पैसेज बनना शुरू हो जाएगा एग मेम्ब्रेन की ओर, जिसे हम पेनिट्रेशन पाथ बोलते हैं। पेनिट्रेशन पाथ। तो दिस इज़ दी पेनिट्रेशन पाथ बेसिकली। ये पेनिट्रेशन पाथ ही है, ये रास्ता बन रहा है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। सेंटर में जो रप्चर्ड एक्रोसोम है, इन दी सेंटर ऑफ रप्चर्ड एक्रोसोम एक फिलामेंट जो राइज करेगी, जिसे हम एक्रोसोमल फिलामेंट बोलेंगे। और ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्रोसोमल फिलामेंट होता है उसी को हम एक्टिव स्पर्म बोलते हैं, उसी को हम एक्टिव स्पर्म कहते हैं। और जैसे ही एज सून एज जो एक्टिव स्पर्म जो है एग मेम्ब्रेन को टच करेगा, जो ओवम है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपनी जो सस्पेंडेड
जो उसकी सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, अभी तक वो सेकेंडरी oocyte ही था, पर जैसे ही एक एक्टिवेटेड स्पर्म टच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, एग मेम्ब्रेन को, तो ओवम भी अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा और जो उसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, जो उसने सस्पेंड रुकी हुई होगी, वो फिर से वो कंप्लीट होगी और वो बनाएगा एक बहुत ही स्मॉल नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी और एक काफ़ी बड़ा लार्ज फंक्शनल ओवम। तो ये आपका फंक्शनल ओवम है जिसके साथ इसने जाके फ्यूज़ करना है। अब जो एक्रोसोमल फिलामेंट की जो टिप है वो फ्यूज़ करेगी एग मेम्ब्रेन के साथ और एक पैसेज, एक रास्ता बनेगा स्पर्म न्यूक्लियस तक, राइट। और जो ooplast है, ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ooplast, वो जो है उस पैसेज के थ्रू बाहर आ जाएगा एक ग्रेट फोर्स के थ्रू और एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा और इट इनगल्फ्स स्पर्म न्यूक्लियस एंड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब उसमें जब हमने स्पर्म की डायग्राम की थी उसमें डिस्टल सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी हमने देखे थे। तो ये क्या करेगा, जब फोर्स के साथ जब ooplast बाहर आएगा तो जब फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा तो स्पर्म न्यूक्लियस और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ओवम के अंदर चले जाएंगे। और जब ओवम के अंदर स्पर्म न्यूक्लियस चला गया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है एक बन जाएगी। आगे पीछे जो है ये देखिए फर्टिलाइजेशन कोन बन गया, ये एंटर कर गया, देखो अब फ्यूजन हुई हो गया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दिस इज़ द कोरोना रेडिएटा। और जो लास्ट डायग्राम होगी उसमें हम देखेंगे, ये देखिए अब जो ओवम है उसका न्यूक्लियस ये है, एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस ये है। अब ये फ्यूज़ कर जाएंगे, अब देखिए, और एज सुन एज जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है, एक ये देखिए ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, दिस इज़ दी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, राइट। तो ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्रिवेंट करेगी कि और स्पर्म्स जो हैं इसके साथ फर्टिलाइज करने ना आ जाए, राइट। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन चुकी है। तो सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म, कोई और स्पर्म अंदर एंटर ना कर जाए। और जो वाइट स्पेस बन जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। और लास्ट में जो स्पर्म न्यूक्लियस है और जो ओवम न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और एक डिप्लॉयड बनाएंगे स्ट्रक्चर, दैट इज़ दी जाइगोट, ठीक है। और जिसके साथ आपका फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ये स्पर्म का सेंट्रियोल है, ये एग का सेंट्रियोल है। अब ये दोनों फ्यूज़ करके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएगा, ये देखिए, और इसी को हम जाइगोट बोलते हैं, राइट। तो दिस इज़ दी फर्टिलाइजेशन। इसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स हैं मेंस्ट्रुअल फेज के, यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एमेनोहोरिया में मेंसेस नहीं आते हैं, या एबनॉर्मल स्टॉपेज कई बार बंद हो गया अपने आप से। मेनोरेजिया में एक्सेसिव मेंसेस, तो ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जिनको जो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है। मीनोमेट्रोजिया में एक्सेसिव मेंसेस रहते हैं बट इरेगुलर इंटरवल्स में, 1 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, बट एक्सेसिवली। और मिनोलिप्सिस में टेम्पररी स्टॉपेज, कुछ टाइम के लिए मेंसेस स्टॉप हो जाती हैं। डिसमेनोरिया में मेंस्ट्रुएशन होती है और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द रहती है। और मेनोरिया में नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को मेनोरिया बोलते हैं। तो दीज आर दी सर्टन डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। विद दिस हमारा ये टॉपिक ओवर हो चुका है। और गाइज़ अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डाल सकें। अगर आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाएंगे तो आई विल स्टॉप मेकिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।